Hello students, I am an assistant teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट है वो अपना क्या है, संसाधन एवं विकास। चैप्टर फर्स्ट में हमने की पॉइंट्स के अंदर इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया था अपना पिछली क्लास में। और सेकंड पॉइंट है जो संसाधनों के प्रकार, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास और संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन के प्रकार थे उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है वहाँ तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? इनके तीन या चार प्रकार के जैसे होते हैं। जैसे एक है संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारण और चौथा संचित कोष। तो इसमें ये पढ़ते हैं सबसे पहले संभावित संसाधन। संभावित संसाधन में अपने को संभावित शब्द से पता चल रहा है कि इसमें कुछ संभावना से रिलेटेड है। तो संभावित संसाधन में यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जो किसी क्या है राज्य में विद्यमान तो होते हैं परंतु उनका क्या है दोहन नहीं किया हुआ होता है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत में पश्चिमी भाग, भारत के अंदर कहाँ पे इनका क्या है उपयोग नहीं किया गया है, उसमें भारत के क्या है पश्चिमी क्षेत्र में। अब भारत का पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं, आपको मस्तिष्क में ये आना चाहिए कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। ये जो है वो कौन सा है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से आते हैं? राजस्थान, गुजरात, मेनली ये आ जाते हैं, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें क्या है, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। कौन कौन से संसाधनों की अपार संभावना है? एक तो पवन ऊर्जा की और दूसरी सौर ऊर्जा की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है अभी तक। क्या इनका कोई विकास नहीं हो पाया है सही तरीके से। दूसरा जो है वो क्या है, विकसित संसाधन, जो क्या है जिनका विकास पूर्णतः हो चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। उनकी क्या है मात्रा क्या है निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन, जिनका कोई भी चीज़ है उसकी क्या है भी ये इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए, इतनी मात्रा में होना चाहिए ये, तो वो क्या है वो विकसित संसाधन में आता है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। संसाधनों का विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? किसी भी संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। अब ये देखो कि प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्नोलॉजी की संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। मतलब कि कितनी संभावना है वहाँ पे संसाधनों के विकास की, तो वो टेक्नोलॉजी। जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले क्या था, कीपैड वाला मोबाइल आता था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो इसमें क्या है स्क्रीन टच मोबाइल आ गया। स्क्रीन टच में भी अब क्या है एंड्रॉयड आ गया, विंडोज़ का आ गया। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे क्या है विकास हुआ है। तो उससे क्या है कि संसाधनों का भी विकास हुआ है। तो इसी प्रकार से अन्य संसाधन हैं उनका विकास होता है टेक्नोलॉजी के कारण। आगे बढ़ते हैं। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कहाँ पे? पर्यावरण के अंदर जितने भी जो
पदार्थ हैं वो क्या कर सकते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। परंतु उसका ज्ञान नहीं होने के कारण या उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण है वो उनका क्या है अभाव, उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। भंडार पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए अब एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया आपको कि जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये अपने को पता चल गया। जैसे जल क्या होता है H2O, तो इसमें क्या है H2 तो क्या है हाइड्रोजन और O क्या है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है अपने को पता है कि भाई हाँ ये जो दोनों हैं वो विद्यमान हैं, लेकिन अब इनको अलग अलग कैसे करें। जैसे H2O से हाइड्रोजन को अलग कर लिया और ऑक्सीजन को क्या कर लिया अलग कर लिया। तो यदि ये टेक्नोलॉजी आ गई तो हम हाइड्रोजन का क्या है, अब आजकल जैसे कई देशों में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ये जो अपने गाड़ियां हैं वो बनाई जा रही हैं, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है, वो सस्ता भी पड़ता है और उसके ये क्या है तेल की जगह काम में आ सकता है। हाइड्रोजन ईंधन आगे जाके इसका स्थान ले सकता है। तो ये क्या है, ये चीज़ें क्या होती हैं टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारे पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो इसमें देखना जल दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन क्या है ऊर्जा के लिए मेन स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। अभी तक क्या है इतने ब्रॉड लेवल पे टेक्नोलॉजी का जो क्या है विकास नहीं हो पाया है कि इसको हम ईंधन के रूप में या ऊर्जा के रूप में काम में ले सकें। तो ये क्या है भंडार, अभी ये क्या है भंडारित है, ये भंडार में पड़ी हुई है अपने। अब संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। ये क्या है भंडार का ही संचित है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका क्या है इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल का विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब जैसे नदियाँ और नदियों का जल है वो हमारे को पता है, उससे क्या है कि थोड़ा बहुत विद्युत उत्पन्न भी हो रही है, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पे उत्पन्न नहीं हो कर पा रहे हैं हम। तो ये क्या है ये भी एक संचित कोष है, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में अब जो बड़े बड़े बांध बने हुए हैं वो बांधों में जल वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जिनका उपयोग क्या है आगे चल के कर सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की सूची तैयार करनी है। अब आपके आसपास कौन से भंडार हैं उनका क्या है आपको सूची तैयार करनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए भी हमारे आसपास कौन से जो हैं संसाधनों के भंडार हैं। अब ये जो अगला पॉइंट है वो क्या है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, तो संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। संसाधन क्या है मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके एक तो क्या है कि एक तो सीधा कोई जीवन यापन कर रहा है, ठीक है 2 रोटी टाइम की सभी खाते हैं, लेकिन एक क्या गुणवत्ता के साथ अच्छी चीज़ों के साथ जो जीवन यापन कर रहा है वो क्या हो जाती है जीवन की गुणवत्ता, उसके लिए भी क्या है महत्वपूर्ण है। संसाधनों का विकास होगा तभी तो अपने को, अब जैसे धीरे धीरे विकास हुआ है तभी तो गुणवत्ता आई है। तो ऐसा उसी प्रकार जीवन गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन क्या है प्रकृति के द्वारा अपने को उपलब्ध कराए गए हैं। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। क्या किया इनका अंधाधुंध प्रयोग, बहुत अत्यधिक लेवल पे इनका प्रयोग है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। ये तो कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ के बारे में देख लेना, आप जो चीज़ बहुत
अंधाधुंध तरीके से कोई भी आदमी है किसी भी चीज़ के बारे में यदि वो करता है तो उसका क्या है, आगे जाके उसके सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं या उसके नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कोई अच्छी चीज़ को भी यदि आपकी अति कर दोगे ना तो उसके क्या है, नुकसान होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से मानव ने भी इनका संसाधनों का ब्रॉड लेवल पे अंधाधुंध उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मुख्य समस्या पैदा हुई। कौन कौन सी समस्याएं? नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालचवंत संसाधनों का हास्य हो गया, हाँ ह्रास हो गया उनका, कि वो यहाँ पे बचे ही नहीं है अब। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए। सिर्फ बहुत कम लोग थे वो जो क्या है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे समाज क्या है दो हिस्सों में बंट गया। कौन कौन से? साधन संपन्न एवं संसाधनहीन। जो एक के पास तो क्या है, एक जो हिस्सा है उसके पास तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है, एक है उसके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। इससे क्या है कि उसमें वो ज़्यादा अमीर हो गया और वो क्या है, गरीब हो गया। संसाधनों का के अंदर शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। अब इनका अंधाधुंध शोषण से क्या 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 चीज़ें उत्पन्न हो गई, कैसा संकट है? जैसे भूमंडलीय ताप भी, भूमि का जो क्या है तापमान बढ़ गया, जिससे क्या है कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। ओजोन परत अवक्षय से, इनसे क्या है, ओजोन परत का मतलब धीरे धीरे क्या है वो उसका अवक्षय हो रहा है, मतलब तो उससे क्या है कि बीमारियां ज़्यादा होगी। जैसे अब आज के टाइम में कैंसर है जो इसका मेन कारण है, कैंसर सबसे ज़्यादा ओजोन परत अवक्षय के कारण हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में कितनी ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी क्षेत्र, विश्व के सबसे प्रदूषित उनमें शहरों में से एक शहर माना जाता है दिल्ली को, क्योंकि वहाँ सांस लेने के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और भूमि निम्नीकरण और भूमि का क्या है अत्यधिक दोहन से क्या हुआ है कि भूमि में के उपजाऊपन में क्या है गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि न्याय संगत नहीं किया, मतलब कि एक व्यक्ति के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं और एक के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको क्या है बैलेंस्ड करना आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्या योजना? किसी भी वो बहुत जरूरी है। पोषणीय विकास का सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। क्या है? सतत पोषणीय विकास का भी साथ में उसका पोषण भी होना जरूरी है। सतत पोषण का मतलब कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए पृथ्वी को। तो आगे नीचे इसकी परिभाषा दी गई है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कि यदि अभी हमने ये प्रयोग किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आप विकास कर सकते हो, ये सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए एक आयोजन किया गया भी, हाँ ठीक है, आगे से जो देश हैं वो सारे संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए एक योजना बनाई गई और एक सम्मेलन हुआ इसके लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। तो ये क्या हुआ कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर, कहाँ के शहर है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। प्रथम, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो इसमें आप कह सकते हो रियो डी जेनेरियो में, या जो कहाँ का शहर है, ब्राज़ील का।
और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। अब इसका आयोजन क्यों किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर क्या है कि पर्यावरण की जो समस्याएं आ रही थी उसके लिए किया गया, और साथ में सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का, और समाज के अंदर जो आर्थिक विकास है, सामाजिक और आर्थिक विकास है, उसकी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पे है। अभी ये आपके सामने जो विश्व मानचित्र है उसमें दिखाया गया है। ये जैसे ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर ये ब्राज़ील या इसकी राजधानी है, तो इसमें क्या है रियो डी जेनेरियो नामक का शहर है। वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये चीज़ें क्या है, आपको नक्शा भी आपको साथ के साथ में तैयार करते रहना है कि वहाँ देखना है आपको। यदि कोई भी चीज़ का नाम आ जाता है तो वो क्या है, उससे क्या है कि आपकी चीज़ें याद ज़्यादा रहेगी कि हाँ अब आपको पता चल गया ये ब्राज़ील यदि पूछ ले तो आपसे क्या है, ये क्या है, कौन सा महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके अंदर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर एक शहर है रियो डी जेनेरियो। इस प्रकार से आपको क्या है चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी कोई भी चीज़ें। तो अब आगे से आपको ये विशेष ध्यान रखना है ये भूगोल के अंदर कि आप जो भी देश का नाम आया तो उसको सर्च करोगे कि कहाँ पे हैं ये देश नक्शे के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। जो सम्मेलन में क्या थे, नेता थे, अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र क्या होता है, कोई भी किसी भी पार्टी का भी एक घोषणा पत्र होता है कि हाँ हम ये 5 वर्षों में ये काम कराएंगे। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास के लिए एक एजेंडा 21 स्वीकृति प्रदान की। 21वीं सदी कौन सी चल रही है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, जो 2001 से लेके 2100 तक, ये कौन सी है 21वीं सदी। तो इसके लिए एक एजेंडा क्या था, एजेंडा 21 क्या था, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्य करने की एक सूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इससे क्या है, सारे विश्व इसमें सहयोग करेगा कि अपने अपने देश में ये चीज़ें करेगा कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, जिससे और फिर उससे क्या है कि आर्थिक जो संसाधन है उसके ऊपर भी ऐसे नहीं है कि एक ही बंदे का अधिकार चल रहा है। तो इसके अनुसार ये काम किया। आगे आता है संसाधनों का नियोजन है कैसे किया जाता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। नियोजन क्या है, एक सर्वमान्य रणनीति है। जो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का क्या मतलब है कि उसका ज़्यादा अंधाधुंध नहीं करना है, सही तरीके से और सही जगह उसका क्या है, उसको
उसका दोहन करना है। ऐसे नहीं है कि कहीं से ज़्यादा प्राप्त कर लिया और कहीं से कम। तो क्या है कि एक बैलेंस्ड आपको अप्रोच अपनानी है इसके अंदर। जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है। विविधता का मतलब अनेक प्रकार के संसाधन। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। कई ऐसे भी जगह जहाँ सिर्फ एक जैसे ही संसाधन है, परंतु दूसरी जगह के संसाधनों की क्या है, कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कुछ प्रदेश क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या है, आत्मनिर्भर हैं, वहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, कि वहाँ पे क्या जरूरी जो संसाधन है वो बहुत कम है। उदाहरण के रूप में जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। कहाँ कहाँ पे प्रचुर भंडार हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए नक्शे के अंदर, भारत के नक्शे में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कहाँ आते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। फिर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का भी पता होना चाहिए कहाँ पे। यहाँ क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में। यहाँ क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, जल की अधिकता है, परंतु मूल विकास की कमी है। यहाँ पे क्या है, विकास की कमी है यहाँ, क्योंकि ये क्या पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में क्या है, विकास बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि वहाँ दुर्गम रास्ते होते हैं। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है। राजस्थान में क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। वहाँ पे क्या है, जल नहीं है। पवन और सौर ऊर्जा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब राजस्थान का भी पता होना चाहिए कि नक्शे में क्या पे आता है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख क्या है, वहाँ पे क्या हमेशा सर्दियों का मौसम रहता है। शीत मरुस्थल बोलते हैं उसको, लद्दाख को। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। किसका है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ पे संस्कृति है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना, यहाँ पे क्या जल नहीं है। आधारभूत अवसंरचना मतलब कि यहाँ बुनियादी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो नहीं है, और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ राष्ट्रीय और प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधनों का जो नियोजन है वो किस प्रकार से किया हुआ है, जटिल प्रक्रिया है। भारत में संसाधनों की नियोजन की जटिल प्रक्रिया है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। तो उसकी क्या करना पड़ता है, उसके लिए कि तालिका बनानी पड़ती है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मतलब जो इलाका है उसका क्या है, सर्वेक्षण करना पड़ता है। मानचित्र बनाना पड़ता है। मानचित्र मतलब नक्शे बनाने पड़ते हैं। संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुपात लगाना व मापन करना। भी यहाँ के जो संसाधन है उसमें गुण कितने हैं और मात्रा उनकी कितनी है, ये भी मापतोल करना पड़ता है। खैर, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का और कौशल और संस्थागत नियोजन, मतलब संस्था बना के उसका अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके उसका ढांचा तैयार करना होता है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। अब जैसे देश की और राज्य की अलग अलग योजनाएं होती हैं, तो विकास योजनाएं होती हैं, तो उनका क्या है, उनके आपस में क्या है, संबंध और समन्वय स्थापित करना होता है। नहीं तो क्या है कि राष्ट्र की योजना आप राज्य में लागू नहीं कर पाओगे। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए जा रहे हैं। कब से प्रयास किए जा रहे हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1955 तक थी। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। क्या है? आवश्यक शर्त है किसी भी
परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। कि सिर्फ क्या है, प्रौद्योगिकी के कारण ही, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण ही संसाधनों की उपलब्धता का विकास संभव नहीं है। अब वहाँ पे क्या है, कुछ होना भी चाहिए। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा कि हाँ टेक्नोलॉजी, अब वहाँ पे कुछ कोई चीज़ है ही नहीं तो वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, वहाँ से निकाल ही नहीं पाएगी। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। वहाँ पे संसाधन खूब हैं लेकिन वो आर्थिक, मतलब कि पैसे या रुपया उनके पास क्या है, कम है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, मतलब उनके पास में पैसा बहुत है, संसाधन कम है। लेकिन उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों ने संसाधन संपन्न प्रदेशों विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। अब उपनिवेशकारी कौन थे, जो जैसे भारत में कौन हो गया उपनिवेशकारी, कौन थे, ब्रिटेन था मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे थे लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटेन था। उपनिवेश जो दूसरे देश में जाके अपने शासन करते हैं उस देश पे। अब वो क्या है कि यहाँ पे क्यों आए अंग्रेज़, कि यहाँ से कच्चा माल उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे क्या थी, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव था यहाँ से, क्योंकि टेक्नोलॉजी यदि नहीं होगी तो वो संसाधनों को कैसे निकाल पाएंगे। तो उन्होंने क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने भारत का क्या है संसाधनों का दोहन किया और भारत के पास आज क्या है संसाधनों की कमी हो गई। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उनका आधिपत्य स्थापित कर लिया। उनका क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं, कब योगदान दे सकते हैं, जब वहाँ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएँ। वहाँ टेक्नोलॉजी में आगे से आगे विकास किया जाए और संस्था है वो अच्छी से अच्छी संस्था बनाई जाए, तभी उसका अच्छा विकास, संसाधनों का अच्छा विकास संभव है। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इसका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के विवेक विहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। ये हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि विवेक विहीन उपयोग करेंगे, विवेक से उपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, विवेकहीन उपयोग करेंगे कि हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। भी बहुत सारे जो नेता थे या चिंतन करने वाले थे, उन्होंने इसका चिंता किया है कि संसाधनों का संरक्षण अच्छे तरीके से होना चाहिए। उदाहरण के रूप में गांधी जी भी एक नेता और चिंतक थे, जिन्होंने क्या संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता में इन शब्दों का व्यक्त किया है। ये क्या है कि आप आंसर राइटिंग में इनको लिख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आंसर में यदि लिखते हो तो इसके नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, भी हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या है किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। लालच तो अब कितना ही हो सकता है आदमी को, अर्थात पेट, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब कि पेट सबका भर सकता है, लेकिन यदि कोई अपनी पेटी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अपना खुद का जो अकेला ही अपना पैसा कमाना चाहिए, तो वो क्या है कि वो उसकी क्या है पेटी भरने के लिए इतनी नहीं है इतनी चीज़ें। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, वे उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये था। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक हैं वो बच गए हैं वो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।